आज हम एक ऐसे जिले की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के जहन में दो शब्द जरूर गूंजते हैं, अभ्रक और झुमरी तिलैया। जी, हम बात कर रहे हैं कोडरमा की। वही कोडरमा जिसे कभी भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता था। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो असल में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन सामग्री है। अच्छा। तो इसका शुरू करते हैं कोडरमा के सफर को, झारखंड के प्रवेश द्वार से लेकर इसके भविष्य के ऊर्जा केंद्र बनने तक। चलिए। तो सबसे पहले कोडरमा की जो भौगोलिक पहचान है उसे समझते हैं। इसे झारखंड का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? देखिए, ये जो नाम है ना, ये इसकी लोकेशन की वजह से है। अगर आप झारखंड का नक्शा देखें तो कोडरमा एकदम उत्तरी सीमा पर है, बिहार से सटा हुआ। अच्छा, मतलब बिहार से एंट्री पॉइंट। हाँ बिल्कुल। बिहार के जो बड़े जिले हैं जैसे नवादा और गया, वो इसके पड़ोस में है। तो जब कोई बिहार से सड़क या रेल मार्ग से झारखंड में आता है तो कोडरमा ही सबसे पहले स्वागत करता है। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक सीमा नहीं हुई, ये तो एक सांस्कृतिक गलियारा भी हो गया। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। यहाँ की भाषा, खान पान, व्यापार, सब पर बिहार का गहरा असर साफ दिखता है। ये वाकई में दो संस्कृतियों का संगम है। और एक जिले के तौर पर इसका गठन कब हुआ? एक जिले के तौर पर इसका जन्म 10 अप्रैल 1994 को हुआ। इसे हजारीबाग से अलग करके बनाया गया था। अब जरा इसके इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। कोडरमा, इस नाम में ही एक कहानी छिपी है ना? हाँ, एक पौराणिक मान्यता तो यही है कि इसका नाम ऋषि कड़दम के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ कभी तपस्या की थी। अच्छा। तो ये इस जगह को एक आध्यात्मिक पहचान देती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी बहुत पुराना और गहरा है। प्राचीन काल में ये शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा था। और पारसनाथ कितने करीब है तो जैन धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव रहा होगा। निश्चित रूप से ये जैन तीर्थंकरों के आने जाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता था। मध्यकाल में यहाँ इतने घने जंगल थे कि ये बाहरी ताकतों से काफी हद तक बचा रहा। लेकिन शेरशाह सूरी का जिक्र भी आता है। हाँ, शेरशाह सूरी ने जब अपना ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया तो उस दौरान इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। लेकिन असली किस्मत तो पलटी ब्रिटिश काल में। एक पत्थर की वजह से? बिल्कुल, वो पत्थर था अभ्रक यानी माइका। जब यहाँ विश्व स्तरीय अभ्रक का खनन शुरू हुआ तो इस गुमनाम से इलाके को माइका किंग की वैश्विक पहचान मिल गई। मतलब कोडरमा रातों रात दुनिया के नक्शे पर चमकने लगा। हाँ बिल्कुल। चले इसी चमक की बात करते हैं। ये कोई आम अभ्रक नहीं था, इसे रूबी माइका कहते थे। ऐसा क्या खास था इसमें? रूबी माइका अपनी क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में बेजोड़ माना जाता था। इसकी परतें शीशे की तरह साफ होती थीं और रंग गहरा रूबी जैसा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत? सबसे बड़ी बात थी कि बिजली का बेहतरीन कुचालक था, मतलब एक इंसुलेटर। उस दौर में जब दुनिया में बिजली का जाल बिछ रहा था तो हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसकी जरूरत पड़ती थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस समय कोडरमा का अभ्रक वैसे ही था जैसा आज शायद सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। क्या खूब तुलना की है। ये बिल्कुल वैसा ही था। ये सिर्फ एक खनिज नहीं था, ये कोडरमा की अर्थव्यवस्था का इंजन था। सही। ब्रिटिश काल से लेकर आजादी के कई दशकों बाद तक आप समझिए यहाँ की पूरी जिंदगी अभ्रक की खदानों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। हजारों लोगों को रोजगार मिला, बड़े बड़े माइका व्यापारी बने। और इस छोटे से शहर में दौलत की चमक दूर दूर तक फैली। हाँ, लेकिन हर सुनहरे दौर का अंत होता है और कोडरमा के लिए यह अंत शायद बहुत दर्दनाक रहा होगा। अभ्रक उद्योग का पतन हुआ क्यों? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली तो थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए बदलाव, जैसे प्लास्टिक और दूसरे सिंथेटिक विकल्पों का आविष्कार हो गया। वो सस्ते भी थे और आसानी से मिल भी जाते थे। तो इससे जो प्राकृतिक अभ्रक था उसकी मांग घट गई। और दूसरी वजह हमारे अपने देश से जुड़ी थी। पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं और वन संरक्षण कानून सख्त हो गए। और अभ्रक का ज्यादातर खनन जंगल की जमीन पर ही होता था। बिल्कुल। इन कानूनों के आने से हजारों खदानें बंद हो गईं। ये एक बड़ा झटका था। ये तो बड़ा विरोधाभासी है। मतलब जिस खनन ने कोडरमा को बनाया उसी को पर्यावरण बचाने के लिए रोकना पड़ा। ये विकास बनाम पर्यावरण की जो क्लासिक बहस है ना, उसका जीता जागदा उदाहरण है कोडरमा। नतीजा बहुत गंभीर था। अर्थव्यवस्था रातों रात ढह गई, रोजगार खत्म हो गए। और कोडरमा के सामने अपनी पहचान का, अपनी वजूद का संकट खड़ा हो गया।
उसे अब एक नई राह तलाशनी थी। बिल्कुल। और शायद वो नई राह पानी से निकली। अबरक के अंधेरे के बाद उम्मीद की पहली किरण 1953 में तिलैया डैम के रूप में आई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। तिलैया डैम, जो बराकर नदी पर बना, वो सिर्फ एक बांध नहीं था। ये स्वतंत्र भारत की शुरुआती और सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी। जी, डीवीसी द्वारा बनाया गया ये पहला बांध था। और डीवीसी का मकसद सिर्फ बिजली बनाना तो नहीं था, उनका विजन तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। उद्देश्य बहुआयामी था। बाढ़ को रोकना, सिंचाई के लिए पानी देना, 4 मेगावाट बिजली बनाना और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देना। तो इसने कोडरमा को सिर्फ एक खनन शहर की पहचान से बाहर निकाला। हाँ, और एक आधुनिक औद्योगिक भारत के नक्शे पर जगह दी। ये एक तरह से कोडरमा का पुनर्जन्म था। तो डीवीसी ने जो नींव तिलैया में रखी, उसी ने कोडरमा की आज की पहचान यानी एक ऊर्जा केंद्र बनने का रास्ता खोला। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज कोडरमा की नई पहचान है कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, यानी KTPS। ये कहाँ पर है? ये जयनगर के बांझेढी में है और इसे भी डीवीसी ही चलाता है। 1000 मेगावाट की क्षमता वाला ये प्लांट 2012-13 में शुरू हुआ और ये पूरे क्षेत्र को बिजली देता है। लेकिन सिर्फ KTPS ही नहीं है, एक और उद्योग है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, स्टोन क्रशर। हाँ, दोमचांच का जो इलाका है वो स्टोन क्रशर उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ से निकलने वाली जो गिट्टी है, स्टोन चिप्स, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसका बाजार कितना बड़ा है? बाजार बहुत बड़ा है। यहाँ से गिट्टी बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तक सप्लाई होती है। तो ये उद्योग भी हजारों लोगों को रोजगार देता है और कोडरमा की अर्थव्यवस्था की नई रीढ़ बन गया है। तो एक तरफ तो ये थर्मल पावर प्लांट और स्टोन क्रशर का धुआं और धूल है, जो कोडरमा की नई औद्योगिक पहचान है। जी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो शायद ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल। इसी औद्योगिक शोरगुल से कुछ ही किलोमीटर्स दूर कोडरमा का एक बिल्कुल अलग रूप है, शांत, हरा भरा और जंगली। आप कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं। हाँ, 1985 में स्थापित हुआ था, करीब 177 वर्ग किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ तेंदुआ, स्लॉथ बेयर यानी भालू, सांभर और जंगली सुअर, ये सब आसानी से देखे जा सकते हैं। तो ये प्रकृति प्रेमियों के लिए तो जन्नत होगी। बिल्कुल। और पर्यटन के लिए भी यहाँ 2 खास जगहें हैं। एक है पेट्रीजेट प्रपात, जो घने जंगलों के बीच छिपा एक बहुत खूबसूरत झरना है। और दूसरा तो तिलैया डैम ही होगा, जो अब सिर्फ बिजली नहीं बल्कि सुकून भी देता है। सही कहा। तिलैया डैम आज नौका विहार यानी बोटिंग के लिए एक बहुत लोकप्रिय जगह बन गया है। वीकेंड पर तो यहाँ काफी भीड़ होती है। एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। उद्योग और प्रकृति के बाद अब बात करते हैं कोडरमा की आत्मा की, यानी यहाँ की आस्था की। ध्वजाधारी पहाड़ का नाम सबसे पहले आता है। ध्वजाधारी पहाड़ कोडरमा का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का एक पूरा पर्वत है। अच्छा। यहाँ शिव, हनुमान और माँ दुर्गा की मंदिर है। मैंने सुना है कि यहाँ तक पहुँचने का सफर भी अपने आप में एक तपस्या है। 777 सीढ़ियाँ। हाँ, ये सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि शारीरिक सहनशक्ति की भी परीक्षा है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए जब लोग हाफते हुए ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें जो शांति मिलती है वो उस मेहनत का ही फल होती है। महाशिवरात्रि पर तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। और माँ चंचला देवी धाम की भी बहुत मान्यता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जो पहाड़ की गुफा में स्थित है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसकी परंपरा है। वो क्या है? यहाँ सिंदूर और रोली का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। भक्त प्रसाद के रूप में सिर्फ अरवा चावल और नारियल ही चढ़ाते हैं। ये परंपरा इसे बाकी शक्तिपीठों से अलग करती है। वाकई ये तो बहुत अलग बात है। इसके अलावा सदगावा का घोरा सिमर धाम भी है, जो एक पुरातात्विक महत्व वाला शिव मंदिर है। अब उस पहचान की बात करते हैं जिसने कोडरमा को बिना किसी उद्योग या मंदिर के पूरे भारत में घर घर तक पहुंचा दिया। झुमरी तिलैया। आहा, झुमरी तिलैया। 1950 से 80 के दशक में रेडियो पर विविध भारती सुनने वाला शायद ही कोई भारतीय होगा जो इस नाम से वाकिफ ना हो। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में तो ये नाम दिन में दर्जनों बार गूंजता था। हाँ, बिल्कुल। मतलब उस जमाने में जब मनोरंजन के साधन इतने कम थे, रेडियो ही लोगों की दुनिया थी और झुमरी तिलैया ने उस दुनिया पर कब्जा कर लिया था। सिर्फ पोस्टकार्ड के दम पर। कमाल है। बिल्कुल। ये उस दौर का वायरल होना था।
हुआ ये कि अभ्रक के जो धनी व्यापारी थे उनके पास समय और पैसा दोनों था। रामेश्वर बंडवाल जैसे श्रोताओं ने पोस्टकार्ड पर फरमाइशें भेजना एक जुनून बना लिया। वो दिन में सैकड़ों पोस्टकार्ड भेजते थे। हाँ, नतीजा ये हुआ कि रेडियो पर हर दूसरे गाने की फरमाइश झुमरी तिलैया से होती थी। इसने ये दिखाया कि देश के किसी भी कोने में बैठा आम इंसान भी राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना सकता है। ये सिर्फ गानों की फरमाइश नहीं थी। नहीं, ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की एक होड़ थी। वाकई कमाल की कहानी है। चलिए अब जरा आंकड़ों के दुनिया में चलते हैं और 2011 की जनगणना के हिसाब से कोडरमा की सामाजिक तस्वीर को समझते हैं। जी। कुल जनसंख्या थी लगभग 7,16,000। और यहाँ एक आंकड़ा है जो ध्यान खींचता है, दशकीय वृद्धि दर। मतलब 10 सालों में आबादी बढ़ने की रफ्तार कितनी थी? 32.59%। ये राज्य के सबसे ज्यादा दरों में से एक थी। इससे पता चलता है कि जिला तेजी से बढ़ रहा था। और साक्षरता दर 66.84% थी। लेकिन इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच एक बड़ा अंतर था। हाँ, पुरुषों की साक्षरता लगभग 80% थी, जबकि महिलाओं की सिर्फ 53%। ये जो 25% से ज्यादा का अंतर है, ये उस दौर की सामाजिक हकीकत को दिखाता है। बिल्कुल, ये बताता है कि विकास की दौड़ में महिलाएं कितनी पीछे छूट रही थीं। आज भी ये अंतर एक बड़ी चुनौती है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा के लिहाज से जरूरी तथ्य। हाँ, और ये कोडरमा की सामाजिक बनावट को सबसे अलग बनाता है। वो क्या है? झारखंड, जिसे हम एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जानते हैं, उसी झारखंड में कोडरमा वो जिला है जहां अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी का प्रतिशत पूरे राज्य में सबसे कम है। कितना कम? मात्र 0.69%, 1% से भी कम। ये तथ्य कोडरमा को झारखंड के बाकी जिलों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। तो अगर हम पूरे जिले के प्रशासन और विकास को देखें तो यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। जी, इसमें 6 प्रखंड हैं: कोडरमा, जयनगर, मरकच्चो, सदगामा, चंद्रवारा और डोमचांच। और यहाँ भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक सैनिक स्कूल तिलैया भी है। हाँ, जो तिलैया डैम के ही किनारे स्थित है। इसने देश को कई बड़े सैन्य अधिकारी दिए हैं। ये सब देखते हुए सरकार भी कोडरमा को देवघर के बाद एक बड़ी धार्मिक नगरी के तौर पर विकसित करने पर ध्यान दे रही है। हाँ, ध्वजाधारी धाम और मां चंचला देवी धाम को मिलाकर एक धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की योजना है। और एक जिला एक उत्पाद योजना का क्या हाल है? उस योजना के तहत यहाँ लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और जंगल से मिलने वाले उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि कोडरमा ने अभ्रक राजधानी की अपनी पुरानी पहचान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल, ये अब सिर्फ एक खनिज पर निर्भर नहीं है। आज यह ऊर्जा, शिक्षा, व्यापार, पर्यटन और आस्था का एक संगम बन चुका है। इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक विविध बनाया है। हाँ, और भविष्य की राह तो और भी दिलचस्प लग रही है। कहानी फिर से खनिजों पर लौट रही है, लेकिन इस बार एक नए अवतार में। हाँ, यहाँ लिथियम और दूसरे दुर्लभ खनिजों के भंडार होने की संभावना को लेकर सर्वेक्षण चल रहे हैं। अगर ये सफल होते हैं तो ये कोडरमा को एक बार फिर खनिज के वैश्विक नक्शे पर ला सकता है, लेकिन इस बार 21वीं सदी के सबसे रणनीतिक खनिज के साथ। साथ ही इसके वन्यजीव अभयारण्य और प्राकृतिक स्थलों को मिलाकर एक इको टूरिज्म सर्किट विकसित करने की भी योजना है। जी, आज हमने कोडरमा के कई आयामों को छुआ, इसके शानदार अतीत से लेकर मुश्किलों भरे दौर और एक उम्मीद भरे भविष्य तक। ये कहानी एक जिले के बदलने की है, एक खनिज पर निर्भरता से निकलकर विविध संभावनाओं को अपनाने की है। यह एक केस स्टडी है कि कैसे एक क्षेत्र चुनौतियों को अवसरों में बदल सकता है और अपनी पहचान को फिर से परिभाषित कर सकता है। चलते चलते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि जैसे जैसे कोडरमा लिथियम जैसे नए खनिजों के खनन और औद्योगिकरण की एक और लहर की ओर बढ़ रहा है, तो क्या वो अपनी प्राकृतिक विरासत, अपने जंगल, वन्यजीव अभयारण्य और इको टूरिज्म के साथ संतुलन बना पाएगा? विकास और पर्यावरण के इस संगम का भविष्य क्या होगा?